हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग सीटेड सोशल साइंस की पेडागोजी की क्लास के लिए बोल रहे थे। हालांकि मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं क्योंकि हम एनसीईआरटी सीरीज़ में पूरे 60 क्वेश्चंस कर ही रहे थे। बट ये आज की वीडियो जो है फुल डेडिकेटेड है ओनली सीटेड पेडागोजी सोशल साइंस के। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये एक बार अगर इस पैटर्न को आपने सीख लिया, समझ लिया किस तरीके से करना है, तो फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। बिकॉज पेडागोजी में क्या होता है ना कि टॉपिक तो आपका सेम होगा बट क्वेश्चंस इवन ऑप्शंस वो थोड़ा सा हर बार लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है सीटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आप तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों एनसीईआरटी बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज में मिलेगा। 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है और टॉपिक्स की प्रैक्टिस है। और कल मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुबह 10 बजे से आपको तैयार रहना है और 10 बजे आपका टेस्ट होने वाला है फुल पेपर 2, जिसमें आपके सीडीपी, आपके हिंदी, इंग्लिश एंड आपका सोशल साइंस। और अगर कोशिश करेंगे कि मैथ, साइंस और संस्कृत के भी क्वेश्चन से इंक्लूड करें, मतलब फुल जो पेपर होता है ना आपका, वो एग्जाम से एक दिन पहले उसका टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का उसको देखेंगे। तो चलिए फाइनली हम इसको स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम पे जाकर आप वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर है केवल वो आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पे, और रिवीजन करते रहो। जितने लोगों ने नोट्स ले लिया है हमसे, एटलीस्ट आप उसको बार बार पढ़ें। और जिसको भी अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके 90 पेज वाला नोट्स ले सकते हैं। देखिए ये जो, और वो पेड है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा, 33। और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, ये रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनवरी वाला नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है। तो इस प्रश्न को संबोधित करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी कुछ बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उनको वर्बली नहीं समझा सकते हो। तो उसके लिए या तो आप कोई एक्टिविटीज़ कराओ, कई बार हमें फील्ड विजिट भी कराना होता है। और इस तरीके के टॉपिक्स के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप उनको एनिमेटेड जो है चीज़ें दिखाइए। आप वीडियोस दिखा सकते हो, एनिमेटेड वीडियोस, उसमें बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, अदरवाइज आप बस वर्बली बोल दोगे तो वो उनके दिमाग से निकल भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसका बेस्ट तरीका है कि शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स एंड ग्लोब्स रिजेंबल्स आवर अर्थ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा है। आप लोग ये सोच रहे होगे कि अरे ये क्वेश्चन तो कराया नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पेडागोजी के टॉपिक्स मैंने बोला रिपीट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, इसका यही राइट आंसर होगा। बाकी के यहाँ पे लिखा है कि बच्चों को मैप दिखाओ, खुद कारण पता करने के लिए बोलो, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाओ, ये कोई रीज़न नहीं है। हमेशा कोशिश हमें करनी है कि बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे को मिलना चाहिए, ना कि बस आपने उसके सामने डिस्कशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। और इसमें भी आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एजर्शन, रीजन, और उसको आपको पढ़ के बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ, मतलब कि जो आर्ट है उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जी हाँ, और वो इसलिए, देखिए आर्ट्स के साथ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको चित्रकलाएं, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ, सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के आपको साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करता है, इसी वजह से। तो एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो हम पहले के साथ जाएंगे। यहाँ पर भी आसान सा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। दूसरा है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर लेकर जाता है। तो देखो एक बात याद रखो कि जो सोशल साइंस का जो नेचर होता है ना, वो एविडेंस बेस्ड होता है, एम्पेरिकल होता है, और आप उसको सत्यापित कर सकते हो, वो सत्यापनीय होता है। और ये क्यों, क्योंकि जो ये स्टडी हम करते हैं ना, वो एक सिंगल इवेंट जो है इसको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की ओर लेके जाता है। अब आप खुद सोचिए, हम सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी एक टॉपिक्स, तो वो एक घटना कितने सारे इवेंट से रिलेटेड होता है कि नहीं। तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो मैं इवन अपने नॉर्मल स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताती हूँ कि स्टीरियोटाइप से क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का एक इंजीनियर के रूप में फ़ोटो बनाया। तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएँ जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं, धैर्यवान होती हैं, सौम्य होती हैं, जबकि जो विज्ञान है उसमें आपको टेक्निकल दिमाग की ज़रूरत है, और महिलाएँ कहीं ना कहीं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ये क्या है आप मुझे बताओ। ये सिंपल सी रूढ़िबद्ध धारणा, स्टीरियोटाइप है।
जब भी कहीं पर आपको ऐसा दिखे कि कहीं पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, 37 देखिए, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है बेस्ट होगी। देखिए क्या होता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कोई भी चीज़ ऐसी, आपको चुनाव प्रक्रिया हो गया, सफाई अभियान हो गया, गरीबी के बारे में बताना है, तो आप उसको वर्बली बोलोगे बच्चा नहीं समझेगा। आप मानते हैं या नहीं? इसके लिए हमें ज़रूरी होता है हम बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज दें, बच्चों से खुद एक्टिविटी कराएं, आप बच्चों को फील्ड विजिट कराओ। और इलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होता है कि अगर अपने क्लास में ही कोई प्रतिनिधि का चुनाव इस तरीके से आयोजित कर दिया कि उसमें आपने किसी को जनता बना दिया, किसी को जो है जैसे विधायक वगैरह जो बनते हैं, इस तरीके का पूरा प्रोसेस अगर आपने अपनी क्लास में कर लिया तो बच्चा वो खुद काम कर रहा है। और जब बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके लिए कोई भी ये किसी भी क्वेश्चन के साथ जाएगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट सर्वे इन देयर नेबरहुड अबाउट इलेक्शन, क्या बच्चों को बोलो कि जाओ के सर्वे करो, ये नहीं तरीका सही है। ऑर्गेनाइज एन इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आप कर सकते हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन, इससे बच्चा सीखेगा। जी हाँ, यही सही है। कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा देना, कोई एक्सपर्ट को बुला के लेक्चर दे देना, नहीं। इस तरीके के जो थोड़े से टिपिकल टॉपिक होते हैं, बच्चों के लिए नए होते हैं, उसके लिए हमें बच्चों को खुद उसमें इंगेज कराना होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 37 तो हो ही गया ना। हाँ, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को आपको संवेदनशील बनाना है, तो इसके लिए आप क्या बच्चों से प्रैक्टिस करवाओगे, बताओ। तो हम इस पे क्या करेंगे ना, बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे कि हम उनको बच्चों को दिखाएंगे कि देखिए आदिवासी जो है वो कितने उनके अंदर की जो विशिष्टताएं हैं उन्हें हम दिखाएंगे कि जो ये जनजाति हैं, आदिवासी हैं, इनके अंदर ये नेचर से कितना प्यार करते हैं, ये वन से कितना, जंगल से कितना प्यार करते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, बस हम ये नहीं दिखाएं, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में इनको नृत्य करते हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए दिखाते हैं। क्या ये सिर्फ इतना ही है? इससे और भी ज़्यादा ये इनकी अच्छाइयाँ हम उनको दिखाएंगे एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, संवेदनशील बनाने हेतु। ठीक है, ये सही है। देखो लेक्चर कभी भी इस पर सही नहीं होता है और ना ही इस पर कोई डिस्कशन, मैंने हमेशा से बोला है। टेक्स्ट बुक रीडिंग ये भी तो एक पैसिव हो गया ना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है। ठीक है, तो इसमें होगा पहला। 39 देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्न में से किस तरीके से करना चाहिए। और ये मैंने चीज़ें बताई हैं। देखो जब भी आप क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो तो जो भी बच्चा आंसर दे रहा है ना, आप उसको बोर्ड पे लिखो उसके नाम के साथ। इससे ना बच्चे को लगेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, आप उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो भी आपकी नज़र में है। ठीक है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, बस उसमें जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसको लिखना है। इस तरीके से बच्चे का मोटिवेशन बना रहता है और हमको बोर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें आपके आ जाएगा कि अरेंजिंग रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट, थीम्स एंड इशूज़। जी हाँ, जो भी उनके द्वारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको लिखिए। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, जी नहीं। जो बेस्ट है, बेस्ट क्या मतलब जो तेज है बस आप उसी को लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों को बातों को सुनो लेकिन लिखो मत, ये भी गलत है। अब डिस्कशन में हर एक बात लिखोगे तो पढ़ाओगे कब, तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। जो रिस्पॉन्स आ रहा है जल के इस्तेमाल से रिलेटेड, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से बताएगा कि हमको टैप्स को बंद कर देना चाहिए, हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे रिस्पॉन्स आप लिख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 40 देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाता है और आखिर में ये ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो उसका एम होगा। तो देखो उसका एम ये हो सकता है कि बच्चों को एक्सपीरियंस करवाए, और क्या हो सकता है, बच्चों को आप एक्सपीरियंस करवाओ, न्यायालय के कार्य का अनुभव कराओ, वकील न्यायाधीश कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करवाओ। अब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो आपको फील्ड विजिट कराना चाहिए। अब यहाँ पर आप आपराधिक न्याय प्रणाली चैप्टर पढ़ा लिए हो तो बच्चों को एक्सपीरियंस भी कराना ज़रूरी है, और जब बच्चा खुद वहाँ पर जाकर देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है।
हमको बच्चों के अंदर ना भय नहीं पैदा करना है। आप इसे एक वर्ड से भी हटा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड है ये, टैग वर्ड्स के साथ। और यहाँ पर लिख रहा है कि हम बच्चों को उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करें, विभिन्न मुकदमे में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर बच्चों को डराओ। डराना नहीं है, ये एक तरीके से अपने आप खत्म हो जाएगा। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 41 देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कुछ मिसकंसेप्शन है कि ये एक नॉन यूटिलिटी वाला सब्जेक्ट है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसा बनाया गया है जो कि गलत है एकदम। तो यहाँ पर ये तो हमारा सही है। और ये भी बोला जाता है कि ये नेचुरल साइंस ना सामाजिक विज्ञान से काफ़ी बेस्ट है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बोलते हैं कि यहाँ पर रटना पड़ता है सोशल साइंस में, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। सामाजिक विज्ञान में नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके का ये भी आपका मिसकंसेप्शन है। सबको सारे इवन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोस्टली उसमें क्वेश्चंस भी इन्हीं से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। जनरली सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। सो तीसरा, उष्णकटिबंध की संकल्पना, मतलब कि जो टॉरिड जोन है, इसकी संकल्पना को समझाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित ए डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी तो होनी चाहिए, तो किसकी जो है एक तरीके से पूछ रहा है कि ए टू डी शुड चाइल्ड है प्रायर नॉलेज, मतलब थोड़ा बहुत पहले से उसको पता होना चाहिए टॉरिड जोन, अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो बताइए। देखो, ग्लोब के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसको बताओगे ही, इसको दो बराबर भागों में बांटता है विषुवत वृत्त। आप उसको इंसुलेशन के बारे में बताओगे ही, लैटिट्यूड्स के बारे में आप उसको बताओगे, टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ, ठीक है। तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रायर नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे तो सारी नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर आप बात कर रहे हो टॉरिड जोन की पढ़ाना है तो एटलीस्ट बच्चों को ना, जैसे होता है ना कि अगर आप बच्चों को जैसे हम बोलते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सिखाने से पहले बच्चों को हमको गिनती सिखानी पड़ेगी, प्लस माइनस सिखाने पड़ेंगे, तभी तो जाकर आप उनको डिवीज़न वगैरह सब पढ़ा सकते हो। बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, पढ़ना तो वैसे ही है, बट प्रायोरिटीज़ क्या होगी आपकी कि पहले आप बच्चों को काउंटिंग सिखाएं, सेम उसी तरीके से है। सो BCD ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 43 देखिए, एजर्शन एंड रीज़न है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। और तर्क लिखा है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो बताइए। देखो, ये एकदम सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है कि जो नागरिक शास्त्र है से राजनीतिक विज्ञान एक तरीके से नामावली में परिवर्तन जो है ना, वो समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। और जो ब्रिटिश राज के प्रति सिविक्स अपीयर्ड इन द इंडियन स्कूल करिकुलम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग डिसलॉयलिटी अमंग इंडियंस टुवर्ड द ब्रिटिश राज। जो डिसलॉयलिटी हो गई थी, जिसको आप अनिष्ठा बोल रहे हो, इसी को ध्यान में रखकर नागरिक शास्त्र आया था। तो स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, सो हम जाएंगे 4 के साथ। और आपको प्रैक्टिस तो आपने की ही होगी बहुत, तो आप अपने टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में। 44 का देखो, निम्न में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर एक तरीके से क्रिटिकली जो थिंकिंग है ना, उसको मदद डेवलप कर सकता है। तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और जो बेस्ट ऑप्शंस होगा उसी के साथ आपको जाना है। पहला लिखा है कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारी लिखवाओ। स्लोगन्स लिखवा के कौन सा उनके अंदर क्रिटिकली थिंकिंग डेवलप होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि तुम अपने घर में एक तरीके से जो है ऑब्जर्व करो, कॉपी में लिखो कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा को कितना टाइम मिलता है और दोनों जॉब पे जा रहे हैं। तो वो बता सकते हैं कि पापा जॉब से आने के बाद से, कुछ फैमिलीज़ में होता है कि वो आराम से आके आराम करते हैं, बट जो मेरी मम्मी हैं वो काम करके आती हैं, फिर भी वो घर में हमारे लिए खाना भी बनाती हैं और उनके पास फुर्सत का समय मुश्किल से 3 से 4 घंटे का होता है, क्योंकि फिर उनको सुबह में उठना होता है। तो इस तरीके से हम काफ़ी, और आखिर में ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा है, तो वो खुद सोचेंगे। ये सही है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधित आंकड़ों को दिखाना और इसका वह उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना।
हम ये भी कह सकते हैं कि देखो क्लास में इतनी गर्ल्स हैं बट कितनी आती हैं, डेली आती नहीं है, और अगर वो डेली नहीं आएंगी, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर आगे चलकर उनको नौकरी लेने में कितनी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बी एंड सी। अब ये देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्न में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो पहला लिखा है कि आप राजतंत्र और उसके लोकतंत्र, इसके बीच का अंतर बताओ। ये नहीं होगा, क्योंकि जब आलोचनात्मक की बात होती है तो डीपली नॉलेज की बात होती है, ना कि फैक्ट। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं, ये भी नहीं। ये कोई क्रिटिकली चीज़ें नहीं है। क्रिटिकल का मतलब होता है जहाँ पर आप रीज़न फाइंड आउट करते हो। ठीक है, मल्टीपल थॉट्स होते हैं, तो ये भी खत्म। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सक और जो आगे वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन पे ज़्यादा पड़ा। तो क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित लिखें। तो जी हाँ, यही होगा। मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? क्रिटिकल का मतलब होता है कारण। तो आप इस तरीके से भी आप अपने टैग वर्ड्स के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। तो यही आंसर ही है हमारा। ठीक है, बाकी ये वाला तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो आपके घर आसपास जल जम जाता है, तो आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इसका समाधान करने का फैसला करते हैं। और इसमें स्थानीय राज्य केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? यहाँ पे आपको रीज़न तो पहले से ही पता है कि भाई जल जमा हो रहा है, तो आप तो सीधे जाकर अपनी कंप्लेन लिखाओगे ना। यहाँ पे कौन सी आपकी सोच को आप रीज़न फाइंड आउट करने जा रहे हो? सो ये तो ऐसे ही बेतुका सा आंसर दिया है यहाँ पे, ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। उस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी? अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण, ज्ञान। देखो, एक चीज़ यहाँ पर टैग वर्ड्स बताती हूँ। वैसे तो सारे के सारे आंसर सही लग रहे हैं, बट जब भी आपके सामने ये 4 के 4 ऑप्शंस हैं और कोई एक सेलेक्ट करना होगा, तो आप हमेशा एनालिसिस के साथ जाइएगा, विश्लेषण। बट थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर किस बात की हो रही है, तुलना। और जब भी हम किसी चीज़ में कंपेयर करते हैं, तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप कंपेयर करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप एनालिसिस करिए। तो जब भी हम कंपेयरिंग करते हैं तो हम उसमें एनालिसिस ही करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये होगा एनालिसिस, और ये मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। वैसे एनालिसिस एक बेस्ट माना जाता है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ बच्चों को तुलना करने के लिए, तो मैं देखूंगी ना बच्चा किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है, मतलब उसका पूरा एक तरीके से एक टॉपिक्स को वो किस 10 तरीक़ों से सोच सकता है, मल्टीपल वेज में। ठीक है, सो एनालिसिस। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे बेस्ट होगा? असेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, देखिए पहला लिखा है कि राज्य के 3 अंग, और किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। समझ की बात हो रही है, रटने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर आप एक तरीके से विवरण लिखो। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं कराना है जिसमें बच्चा पैसे हो जाए। लिखने के लिए लिख देगा वो अपने मन से, समझ हमें कहाँ से पता चलेगी? शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? ये भी फैक्ट नॉलेज हो गया, ये भी खत्म। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए होते? और ये है बच्चे की समझ भारतीय संघवाद की ओर, क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि कई स्तर पे सरकार का होना। और यहाँ से हम बच्चे से पूछ सकते हैं ना कि अगर राज्य स्थानीय सरकार ना हो, सारा फैसला सेंटर से लिया जाएगा, तो क्या होता? यही होगा बेस्ट। तीसरा, संघवाद को परिभाषित करो। नहीं भाई, फैक्चुअल नॉलेज पे नहीं जाना है, समझ की बात हो रही है। हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको ऑप्शंस ना समझ में आए तो आप क्वेश्चंस के किसी भी एक कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो, अपने आप आंसर आएगा आपका। ठीक है, सो इसका हो गया 348। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न, असेसमेंट वाला एक क्वेश्चन है, इस पे विचार करो कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों है। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा ही नहीं, मतलब उसने कुछ उल्टा पुल्टा आंसर दे दिया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले विद्यार्थी ने बोला है कि संविधान यह निश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह आसक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, कोई भी मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटीज को अपना दबदबा ना बनाए। जी हाँ, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्यों होती है, इस क्यों का पता करना है, रीजन बताना है। और ये क्या बोल रहा है, एक हमको नियम देता है कि हमारे देश का शासन कैसे चलेगा। ये कौन सा रीजन हुआ। जब मैं आपसे क्वेश्चन क्यों में करूंगी तो आप मुझे उस क्यों का आंसर दोगे, रीजन दोगे, तो ये तो गलत। ठीक है। थर्ड, संविधान में वे नियम हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो कि बहुसंख्यक को मिला, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक बहुसंख्यक समाज को मिल रहा है, ये निश्चित करता है। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करेगा। जी हाँ, तो ये रीजन दिया है। हर जगह देखो क्यों का आंसर मिला है, यहाँ पर क्यों का आंसर नहीं मिला। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। 49 देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो, ए और बी। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु तो स्क्रैप बुक बहुत बेस्ट तरीका है। स्क्रैप बुक में आप फोटोज वगैरह जो भी प्लांट्स होते हैं वो चिपका लेते हो, सूख जाता है, उसके बारे में हम सारी विशिष्टताएं लिख देते हैं, ये बेस्ट तरीका है। और ये लिखा है कि एक जो स्क्रैप बुक होता है इसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल सभी सामग्री के मूल्य के आधार पर होगा, नहीं कि मैंने कितने महंगे के कौन से कलर यूज़ किए हैं इसके आधार पर मूल्यांकन नहीं करना है। ठीक है, तो ओनली ए। ठीक है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछना है, मतलब रटने वाले। अब रटने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, तो उसके लिए मैं क्या पूछूंगी कि बता दो, कोई परिभाषा ही बता दो, कोई टर्मिनोलॉजी पूछ लूंगी उनसे, ये सही है। क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज ये आपका तथ्यात्मक में नहीं आता है, ना ही कोई स्ट्रेटेजिक नॉलेज आता है और ना ही कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। रटने वाली चीज़ें आपको परिभाषा से ही पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61, और ये भी आपका पेडागोजी का ही है। इसमें बताना है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विभिन्नताओं और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो ये दोनों की दोनों ही बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही हैं। तो हम पहले के साथ जाएंगे। और ये तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका पॉलिटी। हाँ, ये देखिए 64, इसमें लिखा हुआ है कि जो इंक्वायरी अप्रोच है उसके लिए क्या सही है। तो इंक्वायरी अप्रोच जो है किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने में काफ़ी की क्षमता को प्रोत्साहित करता है और यह ना साक्ष्य को एकत्रित और साथ में उसके मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है। तो ये दोनों सही हैं। बाकी अधिगम की गति को तय करती है, जल्दी सीखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 4। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करो। सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आपको आइडेंटिफाई करना है। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैंने इसको कई बार बताया है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सीरीज में मिल रहे हैं। देखो, सोशल साइंस पढ़ाने की अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो वैसे तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट आपको नक्शा तो बनाने आना ही चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री का है, उसको प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाने भी तो आना चाहिए ना। सेम उसी तरीके से सोशल साइंस के लिए आपको नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना है। ऑप्शन नंबर 2, कल्चर को समझना, आदर विकसित करना, महाद्वीप का ज्ञान, ये सेकेंडरी नॉलेज है। यहाँ पर स्किल्स की बात हो रही है, कौशल की बात हो रही है, इसलिए 2। अच्छा, यहाँ पर एक रिमाइंडर है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे 300 वन लाइनर के क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था 51 नंबर का, उसमें नहीं उसने पूछा था ये आपका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, और कुछ स्टूडेंट्स इसमें मैसेज कर रहे हैं कि आपने गलत बताया है, दूसरा या तीसरा ऑप्शन होगा। तो नहीं पे फोकस करो,
मैं सही आपको बताती हूँ, बट ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे नंबर सिर्फ और सिर्फ नहीं की वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो फिरोसा कोटला मैदान वाला को वो लोग सही बोल रहे हैं, बल्कि उसमें बोला है कि कौन सा नहीं है, और उसमें लिखा था अमृतसर में इसकी स्थापना हुई है। तो इसलिए आपको नहीं पे फोकस जरूर करना है, ठीक है, नहीं तो बाद में तो रिग्रेट ही होना है फिर। अब 66 देखिए, इसमें लिखा है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, ये बात भी सही है, और इसलिए हम जाएंगे पहले के साथ। बेसिकली आप जो सोशल साइंस पढ़ रहे हो, आप मुझे बताओ क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये आपका जो राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? एक दूसरे से ही रिलेटेड है, तो इसलिए आपका पहला हो जाएगा। 67 देखिए, समाजी विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्न लिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। While evaluating social science of the following questions will help to understand its objective। तो देखिए इसमें से सही विकल्प बताइए। पहला लिखा है कि पाठ्यक्रम में किन कौशल पर बल दिया गया है। जी हाँ, जब भी आप मूल्यांकन करते हो तो हमें जो है इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये समझने में मदद करेगा सामाजिक विज्ञान के इवैल्यूएशन के थ्रू कि पाठ्यक्रम में आपने किन कौशल पर बल दिया है। 67 ये हो गया हमारा पहला सही। दूसरा है कि क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। देखो, जब भी हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो आपने मोस्टली ध्यान दिया होगा कि हम लोग जो ये मानक वर्ड है, मतलब मानक का मतलब होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। तो क्या आपने केवल एक पाठ्य पुस्तक से लिया है या फिर कई पाठ्य पुस्तकों से? तो एक क्वेश्चंस मार्क है यहाँ पर, देखिए ये बात भी सही है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है या फिर ये हर स्तर पे कितना अपेक्षित है, हम इस पे फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो होता है while evaluating social science, what skills are emphasized in the syllabus and is it derived from a standard text or combination of texts, ये हेल्प करेगा to understand its objective, ठीक है। so A and B will be right। उसके बाद से हम आ गए 67 के बाद से हमको सीधे चलना है अब 73 पे, क्योंकि बीच के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के हैं। ये देखिए, पहला लिखा है कि ओपन बुक जो टेस्ट हुआ था वो रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ से एक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है, ठीक है, तो इसलिए किया गया था। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि उनको फिर पहले से पढ़ना नहीं पड़ता, ये बात गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा इसलिए होता ताकि बच्चे किताबों से समझ कर उससे अपना एक तरीके से संबंध स्थापित करने पे फोकस करें, ना कि डर में रहें कि भैया पेपर है 2-4 दिन बाद, ठीक है। तो ओनली ए, ऑप्शन नंबर 3। 74 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। आलोचनात्मक, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो वाई इज इट द लग्जरी कार्स एंड द बेगर्स कैन बोथ बी सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इस तरीके का प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करेगा, ठीक है, कि क्यों ऐसा है कि लग्जरी कार्स और भिखारी दोनों ही हमको ट्रैफिक सिग्नल पर देखने को मिलता है। दूसरा है कि गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते। यहाँ पर केवल एक गरीब की बात हो गई, अमीर की तो कोई बात ही नहीं हुई। भारत कब विकसित होगा, गरीबी से कब मुक्त होगा, गरीबों को क्यों मुफ्त में सामान मिलता है, ये आलसी इनको बना देगा, नहीं, हमको दोनों में डिफरेंस देखना है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का असंगत चित्रण है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट है, ध्यान दीजिएगा, इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसमें है आपका पहला कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। इररिलेवेंट का मतलब जो गलत वर्ड है। देखिए, डायग्नोस्टिक हम कंपेयर करने के लिए नहीं करते हैं कि मैं सारे क्लास के बच्चे ने कौन फर्स्ट पे आ गया है, कौन सेकंड पे आ गया है, नो, कंपेयर करने के लिए नहीं। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी इंडिविजुअल बच्चा, तो आप उसकी कठिनाई का पता करते हो, देन उसके बाद से आप उसको उपचार, जिसे हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, वो प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब कंपेयर करना नहीं होता है, और ये एक इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन, सो ऑप्शन नंबर 1। बाकी
ये लिखा है, सही लिखा है कि हम इसको अपने ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस के थ्रू उस बीच में भी करते हैं। और यह सीखने, अभी मैंने आपको बताया ना कि सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। जी हाँ, और यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, मतलब रेमेडियल क्लासेस, दे आर यूजुअली फॉलोड बाय रेमेडियल क्लासेस। जब भी आप कठिनाई का पता करोगे तो बाद में बच्चों को उपचार भी तो दोगे, रेमेडियल क्लासेस। सो इररिलेवेंट है ऑप्शन नंबर 1। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो वो है आपका अपर प्राइमरी स्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद से चलिए 78 देखते हैं, क्योंकि ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगा, क्रिटिकली थिंकिंग। ठीक है, इसमें मदद करेगा। तो पहला है कि क्या सरकार किसी भी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है और वो ऐसा क्यों करेगी? इस पर छात्रों द्वारा कक्षा में डिस्कशन करवाइए। जी हाँ, हम ये कर सकते हैं ना कि मीडिया की भूमिका को अगर क्रिटिकली दिखाना है तो ऐसा क्या गवर्नमेंट कर सकती है कि किसी खबर को वो टीवी पर चलाने से रोके? एंड यस, तो वो क्यों करेगी? ठीक है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबार के जो है आर्टिकल्स इकट्ठा करने के लिए कहो और उसके कंपेयर्स, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा क्या हाल चलता है। तो ये दोनों के दोनों सही होंगे। और हम बच्चों को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए नहीं कहेंगे, हमको बच्चों को एडिक्शन नहीं दिलवानी है सोशल मीडिया की। सो ओनली ए एंड बी। 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट, अच्छा आप लोगों ने पढ़ाई करते समय ट्री चार्ट का बहुत यूज़ किया होगा ना। जैसे हम कोई भी टॉपिक्स ऐसे लिख देते हैं, मान लो मैं वाटर साइकिल पढ़ा रही हूँ, तो उसकी किस तरीके से, या फिर वाटर से रिलेटेड जो है हमें वाटर्स को किस तरीके से सेव करना चाहिए, कोई भी टॉपिक, या फिर आप इस तरीके से भी बनाते हो, पहले यहाँ पे उसके कुछ पार्ट्स लिखोगे। मतलब बेसिकली ना ये याद करने में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे बॉक्सेस में हम लिख देते हैं ना ट्री चार्ट। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हम किस विषय के शिक्षण के लिए ना ट्री चार्ट एक तरीके से बेस्ट है, ये आपको बताना है। तो टॉपिक्स को पहचानो, फिर आंसर दो। तो पहला लिखा है कि शासक के शासनकाल का एक तरीके से समरी देने के लिए, नहीं, हमको ट्री चार्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है? जैसे कि कोई टॉपिक्स है, उसमें बहुत सारे ईयर्स है, घटनाएं हैं, कब युद्ध हुआ, कब कौन सा राजा बना, इस तरीके से भी होती हैं, तो उसको याद करने के लिए बेस्ट होता है। एक विशेष काल में घटनाएं, युद्ध, क्रांति, सामाजिक आंदोलन, इसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के लिए या फिर यहाँ पर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के लिए नहीं। ट्री चार्ट बेसिकली जहाँ पे बहुत सारी युद्ध, क्रांति, घटनाएं, आंदोलन एक टॉपिक से रिलेटेड हो, वहाँ पर हम बनाते हैं। सो आपका दूसरा। ठीक है, चलिए 81 पे चलते हैं, क्योंकि बीच में आपका हिस्ट्री भी है। नहीं ये रहा, एक मिनट, हाँ 79 हो गया, 80 पे चलो। देखो, निम्न में से कौन सा संसाधन एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? इंक्लूसिव, ये आपसे पूछ रहा है। स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि बिना किसी में भेदभाव किए हर एक बच्चे को एक साथ एक क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना, और ये किसी भी वर्ड के साथ हम इसको इंक्लूसिव कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन सा बना सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, पहला लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज एंड रीजन्स, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानी और तस्वीरों का बस प्रदर्शन करें। अभी मैंने आपको बोला ना इंक्लूसिव, बिना किसी भेदभाव के हर एक कम्युनिटी के बच्चे को, हर एक जाति, धर्म, जो भी आप समझ सकते हो, उनको एक साथ बैठाकर पढ़ाना। तो इसका बेस्ट तरीका हो सकता है कि हम इनकी कहानी, इनकी तस्वीरों को दिखाएं। केवल, खत्म। आसपास के उदाहरण से बचो, ये तो और ख़त्म। एग्जाम्पल्स तो देना ही है, आप बचवा रहे हो। केवल, ये भी ख़त्म। केवल तो नेगेटिव है, अपने आप आंसर आ गया। और ये आपका क्वेश्चन है अभी 21 जनवरी वाला। एसएसटी के टैग वर्ड्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अब आपको हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, 81 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब भी आप हाशियाकरण की कक्षा में बात कर रहे हैं तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्लास में भी कोई ऐसा हाशियाकरण, आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा वर्ग जिसे हम एकदम साइड कर देते हैं,
ठीक है। वो चाहे वो किसी भी बेस पे हो सकता है, अमीरी गरीबी हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया, वर्ग हो गया, समुदाय हो गया, इनको हम अलग कर देते हैं। और आपके क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आपको एक पर्टिकुलर जो वर्ड होता है उससे बचना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है ऑकवर्ड ना लगे, उसे ये ना लगे कि उसी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे फिर बाद में मजाक भी बनाते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आप समझ ही गए, तो बताइए आंसर। तो देखो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही पूछा है। तो खास समुदाय, मैंने क्या बोला, नाम लेने पर उन समुदाय से आए लोगों को ऑकवर्डनेस हो सकती है ना, असहज, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अगर आपने उनका नाम ले लिया तो, उनके समुदाय का नाम, तो इससे बचना चाहिए। इस तरह के मुद्दों को आपको एक तरीके से संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। जी हाँ, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, और हमें उनको ना जबरदस्ती नहीं बोलना है कि नहीं नहीं बताओ बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। सी सही है। और जबरदस्ती आप बच्चों को मत बोलो फोर्सली कि तुम अपने एक्सपीरियंस बताओ, गलत। A, B and C, ऑप्शन नंबर 3। 82। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्य की विशिष्टताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्ड? तो आप बताओ कि जो 3 ऑप्शंस हैं ये मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट कार्य की कौन सी विशिष्टताएं हैं? आपको पता ही है कि हम प्रोजेक्ट क्यों करवाते हैं, बताइए। देखो, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। कोई टॉपिक से आपने बच्चों को बोल दिया कि बच्चों इस पे तुमको प्रोजेक्ट करना है, एक तो ग्रुप में हम करते हैं तो वहाँ पर जो है एक दूसरे के बच्चे मदद करना भी सीखते हैं, साथ में टेक्स्ट बुक के आगे बढ़कर यहाँ पर काम करते हैं, ये भी है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि हम क्लास में पढ़ा सकें। नहीं भाई, क्लास में कराओ, ऐसा नहीं कि उनको पूरे टाइम आप पढ़ा ही रहे हो, ज़्यादा पढ़ाने से भी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में, मैंने अभी आपको बताया ना, कोलैबोरेटिव स्किल्स को डेवलप करता है, एक दूसरे की हेल्प करना। सो A and C 3rd हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज मेथड ऑफ सोशल साइंस? अभी कितनी बार तो हम लोग फील्ड वर्क ही बोल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, और मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको बच्चों को खुद से, एक होता है ना कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने हाथों से उसको टच कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं फील्ड वर्क में। आप जब ले जाते हो तो बच्चों को ना प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, बच्चे फर्स्ट हैंड नॉलेज आप बच्चों को प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सही है। और यहाँ पर लिख रहा है कि प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल नहीं, फील्ड वर्क में हम क्यों लेकर जा रहे हैं? ताकि बच्चा खुद की आंखों से देखे, प्रत्यक्ष ज्ञान उसको मिले, ना कि स्किल्स डेवलप करें। तथ्य याद रखना खत्म। और यहाँ पर लिख रहा है टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, नहीं, यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, वो भी फर्स्ट हैंड नॉलेज, ठीक है। 84 देखिए, वाई डू इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही आखिर में चुनाव क्यों होता है? और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट लेट्स डिस्कस क्योंकि ये आ ही गया है यहाँ पर। तो लिखा है कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, जी हाँ, एक अंतराल के बाद इसीलिए इलेक्शन होता है, और दलों की समान, ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मौका मिल सके, ठीक है। ये नहीं कि एक ही सरकार बनी हुई है 20 साल तक, ये भी सही है। और वाद विवाद हो, जन संवाद को प्रोत्साहित किया जा सके, ये भी सही है। और ये कोई कस्टमरी प्रैक्टिस नहीं है, कोई प्रथा नहीं है जो हर साल होगी, ये नहीं होगा। ABC। चलिए, वैसे तो ये बीच में आ गया था, बट हमारा क्वेश्चन नंबर था 85। देखो, ये क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो बेस्ट मेथड क्या होगा बच्चों को इंसुलेशन पढ़ाने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, और वो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। देखो, केस स्टडी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सर्वे नहीं, आप इंसुलेशन पढ़ा रहे हो तो बच्चों को दिखाकर अच्छे से डिस्क्राइब करिए ना, डिमॉन्स्ट्रेट करके, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये इंसुलेशन क्या है, इसके क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। सो 3rd ऑप्शंस विल बी राइट। उसके बाद से हम चलते हैं 87 पे, क्योंकि बीच में हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन ये रहा। देखो, लिखा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो सबसे बेस्ट यही है कि तथ्यों के स्मरण पे हमको कम फोकस करना है, हमको बच्चों को समझाने पे फोकस करना है, ठीक है। और आप बच्चों की ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना, ये भी बेस्ट तरीका है।
कि बच्चों के सारे फोकस करिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। और सी लिखा है कि परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषय को छोड़ दो। मतलब कि आप कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दीजिए। ये कैसे, क्योंकि टीचर उसको नहीं पढ़ा पा रहा है, ये कैसी बात हुई। नहीं पढ़, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आए। अगर किसी टीचर को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो बोल सकते हैं कि मैं आपको इसको कल अच्छे से समझाऊंगी, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ये बोलूँगी कि हम इसको हटा देते हैं। मैं ये बोलूँगी कि इसको हम कल अच्छे से देखेंगे, ताकि बच्चों को गलत के बजाय हम उनको सही जानकारी दें और ना कि स्किप करें। सो सी ऑप्शंस को हटा दीजिए, ए एंड बी, ठीक है। 88 देखिए, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत एक सेकेंड, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट चलो अब पढ़ लिया है तो कर ही लेते हैं। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी एक तरीके से इक्वालिटी, गरिमा में व्यवहार किया जाए। तो वो दो मांग कौन से हैं, और ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। एक है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और एक है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये वैसे पढ़ना था 89। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर बहुत पूछने लगा है। ये देखिए आप, ये एक नया इस तरीके का चल रहा है कि अब वो पूछ रहे हैं कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित ए और बी पर विचार करो। ए लिखा है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है और यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरीके से अलग है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, रटने वाली तो चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से ये अलग है। और वहीं पर दूसरा लिखा है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं, वो विपक्षी होते हैं। ये तो फैक्चुअल चीज़ें पूछ ली। तो ये ए आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है और बी आपका फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। तो यही बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ए संकल्पनात्मक है कि बी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। सो यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करेगा। अगर मैं ऐसा प्रश्न बच्चों से पूछूंगी, और बी जो है बच्चों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करेगा। अगर मैं बच्चों से बोलूँगी कि जो सत्ता दल का सदस्य नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, वो विपक्षी हो जाते हैं। सो पहला हो जाएगा, ठीक है। मैं पूछा हुआ था तो लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर इन चारों में से क्या सम्मिलित नहीं है, जो कि एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। आपको पता है कि जो मिडिल लेवल पे है हम उस पे भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी नहीं है। तो नहीं वाला पूछा है तो पहला हमारा सही हो जाएगा, मनोविज्ञान नहीं शामिल है, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ऐतिहासिक अध्ययन मतलब हिस्टोरिकल स्टडीज आपको किसके विकास में मदद करते हैं, किस चीज पे, क्या वो आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, ज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक या फिर आर्थिक। अगर आपको पता हो तो हिस्टोरिकल स्टडीज जब भी हम पढ़ते हैं तो इससे हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो है वो डेवलप होता है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या रहा है, तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग, ब्रेन से रिलेटेड होता है ना, तो उसको डेवलप में मदद मिलेगा। दूसरा सही है। चलो, अब ये फिर से लंबे लंबे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ध्यान से पढ़ो और बताना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ये 4 ऑप्शंस और कुछ इसमें से ही छांटना होगा, ठीक है। लिखा है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो इन चारों में से किसकी सहायता लेगा टीचर की, बच्चे जो है कोई विशेष क्षेत्र को फाइंड कर पाए, ढूंढ पाए। तो इन चारों में से आपको बताना है क्या चीजें जो है टीचर इन चारों में से अपना सकता है, किसकी सहायता लेगा, बस वही बताना है। अपने आप को टीचर मानो और ऑप्शंस पढ़ के हमको राइट आंसर बता दो। चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। तो जी हाँ, हम इसका सहायता ले सकते हैं ना कि कोई भी विशिष्ट विशेषताएं को हम पहचाने और उसको रिकॉर्ड करके मतलब लिख लें, रख लें, एकदम सही है। मानचित्र का अध्ययन करने, अब अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कोई विशेषित क्षेत्र को ढूंढने के लिए, तो मानचित्र के बारे में तो बच्चों को बताना ही होगा, इसकी भी सहायता लेंगे, एकदम सही लिखा है। मानचित्र पर सूचना ढूंढने, जी हाँ, कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को मानचित्र आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा स्टेट किस साइड में है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहां पर कौन से स्टेट के बगल में कौन सा राज्य है,
बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा है, अरब सागर, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें तो ये बच्चों को बताना पड़ेगा ताकि बच्चे उसमें सूचना ढूंढ पाए। तीनों बातें सही हैं। विश्वकोश का उपयोग करने, ये हम कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वकोश का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एंड तीसरा। कहां पर मिलेगा, ये रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अगर आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखाना चाहूं, आप इंसाइक्लोपीडिया का यूज थोड़ी ना करा सकते हो, हमें बच्चों को कोई चीज ही तो ढूंढवाना है, तो इंसाइक्लोपीडिया का यूज करना उतना सही नहीं रहेगा। ठीक है ना, विश्वकोश जिसे हम बोलते हैं। तो 4 वाला गलत है। लाइक शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, और इस बार तो ट्रेंड चला है कि इतने ऑप्शंस रहेंगे फिर इतना नीचे भी ऑप्शंस मिलेगा, तो आपको इसकी हैबिट बना के रखनी है, और ये हैबिट आएगी प्रैक्टिस करने से। 134। देखिए इसमें क्या हुआ है कि आपको ना सुव्यवस्थित करना है, मतलब एक ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, लिखा है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में, समस्या समाधान मतलब जैसे कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन आप सबसे पहले क्या करोगे, तो आप पता करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे बहुत सारे क्रम होते हैं, तो इसमें आपको बताना है सही क्रम, मतलब इसको यहां पर नीचे लिखा ना 4 2 3 4, तो पहला दूसरा कौन सा सबसे पहले होगा, उसके बाद ऐसे क्रम में लगाना है। तो पहले हम चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लिखा है, देखिए मूल्यांकन और पुनरीक्षण, और ये जो है हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। आपने चारों ऑप्शंस पढ़ लिए ना, अब बताइए आपको इसमें सबसे पहले क्या लग रहा है, क्या होगा? आप सबसे पहले आप खुद बताओ ना, क्या विचार और विकल्प को पहले ही थोड़ी ना उत्पन्न कर देंगे, पहले ही आप प्लानिंग थोड़ी कर लोगे, पता तो होना चाहिए आपको। मूल्यांकन भी आप पहले थोड़ी ना कर लोगे, आपको पहले तो समस्या के बारे में पता होना चाहिए, उसकी व्याख्या करो कि प्रॉब्लम किस टाइप की है आपकी, तो तभी तो शुरुआत करेंगे। तो पहला हमारा यही हो जाता है। तो तीसरा सबसे पहले आएगा, एलिमिनेशन मेथड का भरपूर यूज कीजिए। यहां पर तीसरा नहीं है खत्म, यहां पर तीसरा नहीं है खत्म, 2 ऑप्शंस बच गए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप बताइए। तीसरे के बाद से आप क्या करोगे, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करने के बाद से आप जो भी विचार होंगे, जो भी विकल्प होंगे, मतलब ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है, उसको उत्पन्न करेंगे। तो ये हमारा आ गया दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मतलब पहले तीसरा होगा, तीसरे के बाद चौथा होगा, तो ऐसा कोई ऑप्शंस मिल रहा है तीसरा चौथा? जी हाँ, ये रहा। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, 1 मिनट में आंसर आ गया। तो देखिए उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और लागू करेंगे, और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। सारे क्वेश्चन ही इसी तरीके के हैं, नीचे आप ऑप्शंस ढूंढ के बताना है। चलो देखते हैं। लिखा है कि मान लीजिए कि आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। सरल से जटिल मतलब पहले इजी चीजें दो, उसके बाद से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कर दो। तो नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें भी आपको सरल से जटिल, इन चारों को ना सरल से जटिल में आपको ऑर्डर में लगाना है। पहले सरल, फिर उससे थोड़ा सा लास्ट में जटिल होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, एक बार आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। आपको किस में लगाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलर टॉपिक्स। जो करिकुलर टॉपिक्स होते हैं आपको उसको मतलब ऑर्गेनाइज करना है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, अरेंजिंग देम इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में हमको लगाना है। तो चलो सीक्वेंस में लगाते हैं। चलिए, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। तो हमको सरल से जटिल उपागम, एक हमारा जो पाठ्यचर्या है, इसको हमको सुव्यवस्थित करना है। तो अनुक्रम में लगाने का सबसे बेस्ट, सरल से जटिल याद रखना। तो सबसे पहले तो परिवार में रहना ही होगा। ठीक है, तो जहां जहां पहला है नहीं है उसको काट देते हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 ऑप्शंस बच गए। आप बताइए, परिवार में रहने के बाद से आपको नहीं लगता कि पड़ोस में परिवार आएगा? क्योंकि हम परिवार में रहते हैं और उसके आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं। तो पहला और तीसरा होना चाहिए, दोनों में है, यहां पर दोनों में है। पहला तीसरा के बाद से क्या होगा, पहले कलर चेंज कर लेती हूं।
दूसरा होगा कि चौथा होगा, यही सबसे बड़ा है। तो भारत के वन क्षेत्र नहीं, पहले बहुत पहले के समुदाय, उसके बाद हमारा वन क्षेत्र होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले परिवार की बात कर रहे हैं, फिर पड़ोस में परिवार, फिर समुदाय की, और लास्ट में भारत के वन क्षेत्र। तो इसका सही जो उपयुक्त विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले परिवार में रहना पहले पे आ जाएगा, ये हमारा पड़ोस में परिवार दूसरे पे होगा, सरल से जटिल, उसके बाद से ये तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा चौथा हो जाएगा। इसलिए हमारा 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। इतना आसान क्वेश्चन है, बताइए। हमेशा से हम किसका यूज करते हैं, आप खुद सोचो ना। आपकी क्लास में आप जो है, जो अर्थ है हमारी, उसकी प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए आप फिजिकल मैप का ही तो यूज करते हैं। आपने क्लास में भी देखा होगा, लगा रहता है। तो भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल, थीमेटिक एंड नेचुरल नहीं, फिजिकल मैप का हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, चलिए फिर ऐसे क्वेश्चंस। पेडागोजी भी उतनी भी आसान नहीं है, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस इन्होंने ऐसे रखा है ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। नहीं तो अगर बस 3 ऑप्शंस होता कर देते। अब नीचे भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करो। देखो, देखते हैं इसमें। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। ठीक है, एक टीचर है जो अपने बच्चों से स्कूल के चाहती है कि वो अपने क्षेत्र में देखें, मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड कि क्या कंडीशन है, उस पर जांच कराना चाहती है। तो निम्न में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है। इन तीनों में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है, क्या ये तीनों में से कौन से हो सकते हैं उसके पाठ योजना में। तो चलो देखते हैं। पहले देखो लिखा है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। जी हाँ, ये तो सबसे अच्छा होगा ना कि आसपास के जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें हम बच्चों को लेकर जाएं, तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एकदम सही लिखा है। सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। जी हाँ, इससे क्या होता है ना कि बच्चे अपनी ओपिनियंस रखेंगे कि आखिर में जो गरीब हैं उनको स्वास्थ्य जो सुविधाएं मिलती हैं वो क्यों उपलब्ध करानी चाहिए, इसका रीजन। ठीक है, ये एकदम सही लिखा है, तो ये हमको रखना चाहिए। मैं अगर एक टीचर हूं तो अपनी पाठ योजना में ये दोनों बातें शामिल करूंगी। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो दशक पर जांच करवाना चाहते हैं ना, हम कोई आंकड़े थोड़ी ना दिखाना चाहते हैं, वो भी पूरे विश्व की बात थोड़ी ना हो रही है। हम तो आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं हम उसकी, क्योंकि यहां पर देखो ना क्षेत्र लिखा है और आप यहां पर विश्व की बात कर दिए, तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि केवल ए और बी ही हम अपने पाठ योजना में रखेंगे। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, तो जानते ही है ना, मार्जिनलाइजेशन, कि कई बार जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उतनी एजुकेशन की, हेल्थ की बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो हम अपना जगह छोड़ के, एक होता है ना पलायन कर जाते हैं, तो हाशियाकरण जिसे बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक है जो कि सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है, इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या चीजें होगा जिसपे आप चर्चा करवा सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि विद्यार्थी हास्याकरण की अवधारणा को समझते हैं, ये तो हम रखेंगे ही ना, क्योंकि अगर बच्चे को यही नहीं पता है कि हास्याकरण का कॉन्सेप्ट क्या है तो कैसे चर्चा होगा। तो अगर आप सामाजिक न्याय और हास्याकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं तो ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है, तो ये एकदम राइट है। उसके बाद से लिखा है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। देखिए, हम सामाजिक न्याय और हाशियाकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर दैनिक जीवन में मतलब हर दिन की लाइफ में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, इसको हम नहीं रखेंगे और ना ही ये कोई अधिगम प्रतिफल है। सी लिखा है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है, ये एकदम राइट है कि बच्चों को यह पहचानना होगा कि रियलिटी में हाशियाकरण कैसे होता है, क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, बच्चों को पता होना चाहिए कि किसको
और कैसे, जो सामाजिक न्याय आप जानते ही हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, इन सभी पे, और कैसे एक सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। तो ये सबसे अधिकतम प्रतिफल है उपयुक्त। तो ए होगा, सी होगा और डी होगा। तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन आपको ना ऐसे आसान वाले नहीं मिलेंगे, आप देख सकते हैं कितने लेंदी क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पैटर्न चेंज हो चुका है पहले से। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी है ना। ये आपका कब का है? हाँ, 1 फरवरी का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है देख लें। हाँ, 139। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अभी। देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, जहां पर मुस्लिम की जो कम्युनिटी है वो ज्यादा रहते हैं। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मतलब मैं और मेरा जो भाई है, पड़ोस में ही जो मुस्लिम जो क्षेत्र जहां पे लोग रहते हैं, तो वहां पे दावत मिली, तो हम लोग गए इफ्तार की एक दावत में। और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग ड्रेस भी पहन लेते हैं। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिए। ठीक है, फिर बाद में क्या किया कि अपने कपड़े बदलकर जींस एकदम जो कपड़े हम पहनते वो पहन लिए। आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हो? आप बताइए कि जो लड़की गई, पहले उसने शेरवानी, मतलब उस लड़की ने सलवार कमीज पहना, फिर बाद में उन लोगों ने चेंज करके जींस टी शर्ट पहन लिया। तो इन चारों में से आप जो है उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हो? ठीक है, वृतांत का मतलब क्या होता है ये देखिए। हाउ डू यू व्यू दिस नैरेटिव? एक होता है ना, नैरेटिव हमारा बन जाता है किसी के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको किसी की चीज अच्छी नहीं लगती, भले से वो अच्छा हो, बट आपका एक नैरेटिव अपने दिमाग में आप बना लेते हो उसके लिए। तो वही चीज पूछ रहा है कि आप उस लड़की के वृतांत को कैसे देखते हैं। चलिए बताइए, इन तीनों में से 3 ही ऑप्शन है। चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि केवल और केवल ए एंड सी होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। कि दिवाली होती है तो आप दिवाली में जींस टी शर्ट थोड़ी ना पहनते। आप में से बहुत से लोग हैं जो सलवार कमीज ये सारी चीजें पहनते हो, तो एक पहचान के निशान के रूप में हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल है। बाकी कपड़ों को हम आराम के लिए, जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हो, तभी तो उसने बाद में जींस और टी शर्ट पहन लिया और मौके के अनुसार पहन लेते हैं। बट ये चीज गलत है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, ये गलत है। तो केवल ए एंड सी सही है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। पूर्वाग्रही जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, एक पहले से हमारी जो विचारधाराएं बनी आ रही हैं, जिसे हम प्रिजुड्यूस्ड बोलते हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, ये गलत है, ए एंड सी सही है। अब फिर से नीचे देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। देखो क्या लिखा है कि निम्न में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है? उपर्युक्त विकल्प चुनें। ए लिखा है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पर आप जो है क्रिटिकल थिंकिंग सबसे बेस्ट होता है, कि जहां पर बच्चे को सोचना पड़े, ठीक है, दिमाग लगाना पड़े, रटने वाली चीजें नहीं। याद रखना, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है जहां पर आपको अपना जो बुद्धि है, विवेक है, वो लगाना पड़े, सोचना पड़े। ठीक है, तो चलो ये बताइए, क्या आपको ये लग रहा है, ये पहला ये जो हमने पढ़ा कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें, इसमें कौन सा उसको अपना दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग लगाना पड़ेगा? ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां जहां ए है काट देते हैं, एक ही है ही, तो चलो ठीक है, कट गया। उसके बाद से बी लिखा है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है? ये एकदम सही है। उसके कुछ मेरिट कुछ डीमेरिट होते हैं ना बहुदलीय, ये बताओ। तो बच्चे अपने अनुसार बताएंगे जो उन्हें सही लगता होगा। ये एकदम सही है। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं? ये भी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रहा है। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताओ, कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव में। तो ये भी बात एकदम सही है, इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी तथा डी। ये देखिए, ठीक है, यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग लग रहा है, बाकी और किसी में नहीं।
चलिए अब एजर्शन रीजन, मैं वही सोच रही थी अभी तक एजर्शन रीजन के क्वेश्चन क्यों नहीं आए, क्योंकि वो तो आएगा ही 100%। चलिए देखिए, एजर्शन रीजन तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा क्या होता है। कथन और कारण को देखना है। पहला लिखा है कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। जी हाँ, ब्रांडिंग आपसे बेटर कौन जान सकता है। आप जाते होंगे तो आप भी बोलते होंगे कि मुझे इस ब्रांड का कपड़ा लेना है, उसी के नाम से ही तो वो अलग है ना दूसरों से। क्योंकि कुछ ब्रांडिंग के चक्कर में तो लोग इतने पागल हैं कि वो उसके लिए 50 से 10 हजार भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग दिख रहा है, उसकी ऐसी ब्रांडिंग की गई है। एकदम बात सही लिखा है। ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। ये बात भी एकदम सही है, दोनों की दोनों चीजें एकदम सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। देखिए, ब्रांडिंग मतलब क्या हो रहा है कि ब्रांडिंग केम फ्रॉम द कैटल ग्रेजिंग वेयर ओनर्स थॉट ऑफ मार्केटिंग देयर कैटल टू अवॉइड मिक्सअप। मतलब मिक्सअप को अवॉइड करने के लिए जो ओनर है उसने सोचा कि हम अपने जो कैटल हैं उन्हीं से हम ब्रांडिंग करेंगे। तो ये बात भी एकदम सही है। और बाकी ये तो इसमें किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। और जिसको हम ब्रांडिंग या फिर दागना बोलते हैं, ये पशुपालन की ही जरूरत से एक उभरा एक शब्द है। अभी बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये यहाँ से आया है, जहां मालिक पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए, जैसे होता नहीं है गांव में कि इतने सारे गाय हैं तो उनपे लोग थोड़ा सा पहचान बना देते हैं कि ये मेरी है, रेड कलर का सिंबल लगा देते हैं। तो सेम इसी तरह के तरीके से ब्रांडिंग भी होती है, अपना अलग अलग लोगो बना लेते हैं। तो सेम वही बात है। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही है, पहला एकदम सही है दोनों। ठीक है, चलो फिर से एजर्शन रीजन देखिए, लिखा है कथन ए और कारण, सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्य अपने वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। जी हाँ, एकदम 100% सही लिखा है। कारण लिखा है विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाना है, डिसेंट्रलाइज्ड हो। देखिए, सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि आप बस एक ही तरीके से सोच रहे हैं, और विकेंद्रीकरण जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं कि हम एक प्रॉब्लम के 1000 सोल्यूशन सोच सकें। तो वही बात बोल रहा है। तो ये तो एकदम बात सही है कि हमको विकेंद्रीकरण करना चाहिए। कारण क्या लिखा है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। एकदम बात सही लिखा है विकेंद्रीकरण के बारे में। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या जो ट्रेडिशनली जो सोशल साइंस का करिकुलम है, हम उसमें क्या करते हैं, जेंडर संबंधित जो भी मुद्दा होता है हम उसमें स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं, और करना भी चाहिए ताकि एम्पावरमेंट हो सके। एकदम बात सही लिखा है। कारण क्या लिखा है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना जो हिस्टोरिकल इवेंट है और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत मतलब इंटीग्रल करने की आवश्यकता है, तभी तो मजबूत होंगे ना। तो एकदम बात सही लिखा है, दोनों ए और आर दोनों सही हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि इनमें से कौन से द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी, तस्वीरें। तो आप जानते ही हैं आत्मकथाएं। देखिए द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत मतलब जो मेरी खुद की है, जो मैंने खुद लिखा है, आत्मकथा हो चाहे मेरी डायरी, मेरी तस्वीर, वो प्राथमिक है। बट विद्वानों की पत्रिकाएं किसी ने छाप दिया, आप पढ़ रहे हो, ये तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है ना। तो केवल पहला सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों प्राथमिक हैं, और विद्वानों की पत्रिकाएं ये हमारे द्वितीयक हैं, सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो यह आसान था, पहला सही हो जाएगा। और एक कई बार पूछा हुआ है, केवल ए इसमें होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, माध्यमिक जो मिडिल स्तर है उस पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। अब ये न्यूनतम और अधिकतम क्वेश्चन पूछेगा, सबसे कम इंपॉर्टेंस किसकी है, न्यूनतम रूप से कौन अनिवार्य हो सकता है ये बताना है। पहला लिखा है चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठी की गई, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। आप क्या कर रहे हो, आपको प्रोजेक्ट करवाना है, तो प्रोजेक्ट में तो हमको चित्र चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंस है। महत्वपूर्ण क्या क्या उद्धरण है,
वो भी कहाँ से जो है जो वो स्रोत भी जहां से सूचना इकट्ठा की गई हो। बट ये प्रश्नावली पर आधारित मतलब क्वेश्चन आंसर पे आधारित आंकड़ों का संग्रह ये अनिवार्य तो है बट बहुत ही न्यूनतम है। ठीक है, ये न्यूनतम रूप से अनिवार्य है, तो चौथा ही सही होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 146। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए क्या होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल दो ही हैं, एक हमारा केंद्र सरकार है, दूसरा हमारा राज्य सरकार। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, स्थानीय सरकार नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहला, ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 147। लिखा है किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और किस पर समाप्त होता है? इन चारों में से बताओ। मैं आपको एक चीज बस बताना चाहूंगी इस क्वेश्चंस के माध्यम से कि याद रखना, जब भी हम किसी भी कक्षा या फिर हमारा जो विद्यालय है उसका हम जो एक असेसमेंट करते हैं ना, एक जो असेसमेंट हमारा जो साइकिल होता है वो आरंभ कहाँ से होता है? तो वो हमेशा जो है एक नियोजन से स्टार्ट होता है। कहाँ से? नियोजन से। तो नियोजन आकलन से स्टार्ट होगा और खत्म किस पे होता है? तो लास्ट में आप बताइए ना, लास्ट में आपके इस हाथ में एक रिजल्ट होता है, उस पर आपका ग्रेड लिखा होता है। वो क्या होता है? वो सम्मेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक। आपके सारे नंबर जोड़ के आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हैं, फेल हैं, कितना नंबर है। बट हमेशा एक प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमेशा हम प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि विद्यालयों के कार्यों के सदस्य संग्रहण को क्या माना जा सकता है? क्या मान सकते हो? उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मैंने हमेशा से बताया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी पोर्टफोलियो आखिर में क्या होता है। एक वीडियो ला दूंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे आपको। फैक्ट, अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क कैन बी कंसीडर्ड एज पोर्टफोलियो। हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो होता है, उसका नाम, उसका पूरा फुल डिटेल उसके बारे में होता है। पूरा कलेक्शन ही होगा उस बच्चे के बारे में कि बच्चा के मम्मी पापा, उसका बैकग्राउंड, हर एक चीज लिखी होती है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो बोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड, एन असेसमेंट, रूब्रिक ये नहीं होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे दूसरा सही है। चलिए फिर से ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन आ गए। देखिए इस क्वेश्चन को, और हमारा ये 19 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। तो निम्न में से क्या सहायक हो सकता है? मतलब मैं मूल्यांकन करना चाहती हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो समझ पाए हैं जनसंख्या पिरामिड के कॉन्सेप्ट को या नहीं। तो इसमें से मैं क्या चीजें हेल्प लूंगी जिससे मुझे सहायता मिलेगी। तो चलो देख लेते हैं। पहला लिखा है कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम बात सही है कि अगर बच्चा जनसंख्या पिरामिड को पढ़ ले रहा है, उसकी व्याख्या कर पा रहा है, इसका मतलब वो समझा है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। अगर बच्चा, मैंने आंकड़े दिए, वो बना ले रहा है, इट मीन्स कि वो समझ गया है। दोनों बातें सही है। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मुझे ये थोड़ी देखना है कि कितने लोग रोजगार हो गए हैं इस पिरामिड की सहायता से। मैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूं ना। तो सी को छोड़ के ए और बी पहला सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन टफ लगे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। और सभी लोग लाइक शेयर प्लीज करके जाना, और हर दिन क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण, मतलब एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण, एनालिसिस, जो कि आप डेली अपनी पढ़ाई करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आ रहा है। तो मैं चाहती हूं कि जो लर्नर्स हैं उसके अंदर विश्लेषण करने के कौशल आए और मैं इसको आंकूं। कैसे आंकते हैं? तो निम्न में से, चारों में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकेगा कि बच्चा एनालिसिस कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है
अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। तो इससे मैं ये क्वेश्चन पूछ के मैं बच्चों की थिंकिंग जान सकती हूँ। एकदम सही लिखा हुआ है। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, ये यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं है। ये तो कोई बता देगा कि देखो ये प्रोसीजर है, ऐसे दाखिल कर दो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बी गलत है। वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, ये भी नहीं होगा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पे बच्चा रीजन देगा, तर्क देगा। तो ए सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। देखिए 2 कथन दिया हुआ है, फिर से अभिकथन और कारण, दोनों को पढ़ो और बताओ क्या बात सही लिखा है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर देते जाइए। देखिए क्या लिखा है, पहला देख लेते हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार मीडिया द्वारा मौजूदा तय किया जाना। संचार माध्यम जिसे मीडिया बोलते हैं कि व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बात तो दोनों एकदम सही लिखी है, क्योंकि जो जनमत है उसको प्रभावित कौन करता है, ये मीडिया, ये जो मौजूदा तैयार करने वाले हैं, और मीडिया का व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। बात तो सही लिखा है, बट इसके संबंध में ना ये रीजन गलत दिया हुआ है, रीजन गलत दिया है। बात दोनों अपनी जगह पे सही है, बट कारण उसने गलत दे दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। कुछ लोग जनमत नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देख लीजिए क्या होता है जनमत। द सेटिंग ऑफ एजेंडा बाय मीडिया इज टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। मीडिया क्या करती है ना, अपने हिसाब से आपका ओपिनियन चेंज कर देगी। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, ये जो महिला पहलवान है उनके बारे में कितना आपने देखा होगा, ये मीडिया में कभी आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ये लोग बस धर्म के नाम पे लोगों का ओपिनियन चेंज कर देते हैं। बात एकदम सही लिखा है। मीडिया हैज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस हाउसेज। जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं इनका कितना रिलेशन, मतलब उससे कितना क्लोज रिलेशन होता है। उनके खिलाफ वो कुछ दिखाते ही नहीं है, फालतू की चीजें ज्यादा दिखाते हैं। बट ये बात तो सही लिखा है, बट ये इन्फ्लुएंस मीडिया ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं करके इन्होंने बिजनेस हाउसेस की बात कर दी, इसी वजह से ये गलत हो गया है। वैसे दोनों बातें सही लिखी हैं, इसलिए दूसरा सही है। समझ गए? काफी अच्छे से आपको समझना होगा एक एक क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। आपको पता है जेंडर इक्वलिटी बस नाम का है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप जानते हैं क्या हाल हो रहा है। जेंडर इन इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सोसाइटी में जो भेदभाव, आज भी चाहे कितने भी लोग मॉडर्न बन जाए, आज भी बहुत से लोग जो हैं उनका यही ओपिनियन रहता है कि लड़के जो है इंजीनियर बनेंगे, लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, मैथ में लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं, घर के काम जो है फीमेल करेंगी और मेल जो है बाहर का, आप सब जानते हो। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या हो सकता है? ये जो समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है और एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, एज अ टीचर, आप टीचर बनोगे, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, वो इसका राइट आंसर बताइए। पहला लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, अच्छा, प्रोविजन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, अगर आप गर्ल्स एजुकेशन को अच्छे से रखोगे तो ये तो पॉजिटिव चीज हो गई। हमें तो बताना है ना कि कहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, दहेज प्रथा को कम करना। अगर आप दहेज प्रथा को कम करेंगे तो जी हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी सही लिखा है। उसके बाद से लिखा है कि विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, ये बात तो सही लिखी है, होना भी चाहिए। बट हमारा मतलब क्या है कि लैंगिक असमानता भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के काम को समाज ने अलग अलग महत्व दे दिया है। समाज में अगर एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है किसी भी लड़के से, तो हमेशा से जॉब जो है लड़कियों को ही छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां घर का काम देखेंगी, ये होता है। और ये सारी चीजें सोसाइटी ही महत्व ऐसा दे देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए, तो इस बात पे एक लाइक तो कर दीजिए आप सब। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में, मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत इन चारों में से वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वाला ही बताना। इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फाउंड इन द प्रियम्बल, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या चीजें आपको मिलती हैं इन चारों में से जो कि डिस्करेज करता है डिसहार्मोनी एंड कम्युनलिज्म, जो हमारे वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करता है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक। ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो आप सब जानते हैं, आप मुझे बताइए कि जो डिसहार्मनी है, जो हम हमेशा कम्युनल पे चीजों पे काफी बहस होती रहती है, ये
इन चारों में से कौन सा? इक्वालिटी होगा तो कभी होगा ही नहीं, आप जानते हो। स्वतंत्र, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेटर्निटी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय में, भाईचारा। तो ये क्या है? इसमें पूछा था ना, संविधान के प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन सा सिद्धांत? ये जो भाईचारा का जो सिद्धांत है, इसे क्या हो रहा है? वैमनस्य और सांप्रदायिकता को ये हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब यहां से है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? कई बार पूछा हुआ है। और सेकुलरिज्म जिसे हम बोलते हैं ना, सेकुलर, तो क्या दर्शाता है? इंग्लिश भी एक बार देख लो। चलो देखते हैं इसमें। और हाँ, सभी लोग आंसर भी नहीं देते हैं, बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जिसे हम सेकुलर बोलते हैं, क्या दर्शाता है? यही तो दर्शाता है ना कि सभी धर्म जो है समान प्रतिष्ठा से पाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो है समान धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। एकदम बात सही लिखा है। राज्य जो है वो भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जी हाँ, स्टेट कर सकता है, आप भी जानते हो। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, जी हाँ, जो माइनॉरिटी है उनका जो हक है उसकी भी सुरक्षा हम करते हैं। राज्य का अपना धर्म है, ये बात गलत है। हर राज्य का अलग अलग धर्म थोड़ी ना है, ये बात तो गलत है ना। तो तीनों बातें, ये डी को छोड़ दो, बाकी तीनों सही हैं, ए, बी एंड सी। चलो, ये क्वेश्चन 128, इसमें लिखा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में भी पूछा था। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही हो, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं। ठीक है, ये रहा। इसके तहत आप क्या कर सकते हो? किसी को भी जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो, मजदूरी नहीं करवा सकते हो। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नीचे वाले आंसर पे कभी मत जाना, क्योंकि ये आपको पता ही है क्या है, ये रिस्पॉन्स की है। चलो इसका देखते हैं। लिखा है कि सामाजिक हास्याकरण, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हास्याकरण, मार्जिनलाइजेशन, जिसे मैंने हमेशा से आपको बताया है कि इसके संदर्भ में जो घेटोआइजेशन होता है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। मतलब कि कोई एक समुदाय के ही लोग ज्यादा वहां पर हों, उसको बोलते हैं ये रहा घेटोआइजेशन। तो ये किस कारण संभव होता है, ये आपको बताना है। और देखो, जो हाशियाकरण होता है ना, कि कई आपने देखा लोग अपनी जगह से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। और इसी के संदर्भ में बताया है कि घेटोआइजेशन वही होता है जहां पर मैं रह रही हूं, मान लो यहां पर कोई एक विशेष समुदाय हो, वो ज्यादा हो, उनकी संख्या ज्यादा हो। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, ये आपको बताना है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, जी हाँ, कई बार जो है फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे हमारा सामाजिक बैकग्राउंड, कल्चर, इनकी वजह से होता है। बात एकदम सही लिखा है। बेहतर अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, अभी मैंने आपको बताया। मान लो मैं जहां पर रह रही हूं, यहां पर ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना ही यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्यों रहूंगी? मैं तो वहां से छोड़ के चली जाऊंगी ना। अगर अच्छा होगा तो हम क्यों हास्याकरण करेंगे, क्यों जाएंगे? तो ये तो बात गलत हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने उल्टा लिख दिया है। और काट स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के कारण, जी हाँ, कई बार देखा होगा आपने, जब वो आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, जब वहां पे बहुत सारी चीजें होने लगी थी तो लोग अपना जगह छोड़ के जाने लगे थे। ये भी बात सही है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, और ये बात देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी इसका राइट आंसर। पहले बी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ACD, समुदाय के रूप में। इसका मतलब क्या है वो सुनिए। मान लो कि जहां पर मैं रहूं, जैसे कि कहीं मैं चली गई हूं और वहां पर अगर मुझे ज्यादा जो है मुझे फील होगा कि मैं ज्यादा सेफ हूं, चाहे कोई भी हो, तो वो वहीं पे तो रहेगा ना। तो ये तो बात सही लिखा है, क्योंकि इसमें पूछा ही था ना कि क्यों ऐसा होता है कि कहीं पर विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। तो इसके कारण यही हो सकते हैं, A होगा, C होगा, D होगा। अगर अच्छा नौकरी मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे? और लोग चले जाते हैं, फिर बाद में जो कुछ लोग बच जाते हैं उनकी आबादी ज्यादा हो जाती है। सेम यही है। तो राइट आंसर है ACD। चलिए, ये हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा कंटेंट खत्म होगा, उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे। ठीक है,
ऐसे कारणों को पहचान करो जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया है। तो बताइए, आपको रीजन बताना है, और वो रीजन किस पे होना चाहिए? दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड्स टू अल्टरनेटिव जॉब्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सच एज प्लांटेशन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल का काम करते हैं। इसमें से आपको रीजन बताना है, ठीक है? चलिए आप बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो वन नीतियां होगा, ये तो बिल्कुल होगा। आर्थिक परिवर्तन के भी कारण होता है, जलवायु की स्थिति की वजह से नहीं होता है, ठीक है? जलवायु इसमें कहां से आ जाएगा? राज्य द्वारा राजनीतिक बल, क्या इसकी वजह से होगा? जी हां, तो बस हमारा सी गलत है, ए बी डी। इसके ये कारण हैं जिसके वजह से जो आदिवासी समूह हैं भारत में अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, आपको पता है। तो वो क्या करते हैं? बागान मजदूर करते हैं, निर्माण कार्य के मजदूर करते हैं। वन नीतियों, जल और आर्थिक परिवर्तन और राज्य द्वारा जो राजनीतिक बल है उसकी वजह से ये अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों में से विस्थापित करने में योगदान दिया। तो सी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। यहां से हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं अब। इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में, अगर आपने एसएसटी की बुक देखी होगी, एनसीईआरटी की, या फिर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, आप इसका तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक है? क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। और बहुत आसान है। तो आपको पता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होते हैं वो निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, बुक्स में अलग अलग विचारों प्रस्तुत करती हैं। बात एकदम सही लिखा है। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का संतुलित एवं कालक्रमबद्ध प्रदर्शन करता है। आपने देखा होगा कि एक क्रोनोलॉजी में होता है कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद से ऐसा नहीं कि पहले ही आपको 1857 की क्रांति वो पढ़ा देंगे या कोई भी चीज। तो एक संतुलित ऑर्गेनाइज होता है। बात एकदम सही लिखा है। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए। ये केवल वर्ड नेगेटिव होता है, कहीं पर भी आए वो आंसर सही नहीं होगा। ए बी सही है। तीसरा 132, समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन सोशल साइंस गिव्स प्रीमीसी टू द, किसको देता है? सबसे पहले तो क्या होता है रचनावादी? कंस्ट्रक्टिविस्ट, जहां पर आप ज्ञान का निर्माण कर सकें। बहुत अच्छा वर्ड होता है। इस पे आजकल हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा हो सके ना ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। खुद करने का मतलब आप उसको एक्टिविटी कराइए, कुछ ना कुछ इंगेज रखिए, बस रटवानी वाली चीजें नहीं। तो प्रीमेसी क्या है? प्रमुखता आप किसको देंगे? क्या प्रमुखता देता है इसमें से? तो वो आपको बताना है। तो वो देता है हमेशा से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। अभी मैंने आपको बताया ना, ज्ञान का निर्माण इज राइट वर्ड, हमेशा से। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी ये पारंपरिक शिक्षण विधियों के, कभी भी याद रखना, शिक्षक केंद्रित आपको कहीं भी मिल रहा है ना, वो आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता। शिक्षक केंद्रित। सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ाने के हमारा एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव है, ये कोई सही बात नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, या फिर बाल केंद्रित, कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शंस में बाल केंद्रित मिलता है उससे बेस्ट आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ये मैं आपको एक टैग वर्ड भी बता रही हूं, ठीक है? 4 सही है। चलिए, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, याद रखना, इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, यहां पर देख लीजिए। तो क्या हो सकता है वो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनकी भागीदारी पर चर्चा करते हुए इसमें से आप किसको सम्मिलित कर सकते हो कि विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। आज भी जो बड़े बड़े जो कंपनी है उसकी सीईओ आपको पता है हमेशा से मेल ही होते हैं, चाहे गूगल का देख लो, चाहे ट्विटर का देख लो, पहले भी। तो ये होना चाहिए कि अलग अलग उद्योग में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो ये बात एकदम सही लिखा है, तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि ये मेल ही रहेंगे, फीमेल नहीं। तो ये बात भी एकदम सही लिखा है। महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उसको लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि अरे ये कौन सा काम है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें सही हैं। 4 ठीक है। चलिए, ये हमारा है 134।
और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा? किसके ऊपर करना चाहती है? बदलते भूमि के उपयोग पर। तो इन तीनों में से क्या सही रहेगा कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करना। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर? इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। चलिए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारा ये सही है कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर क्या करो, एक कस्बे की तस्वीरें दिखाओ। और इसके बाद से हमारा सही है कि भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाओ और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, ये भी। तो ए और सी सही है। औद्योगिकीकरण तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, आप जानते ही हैं, जो इंडस्ट्री की वजह से कितना ज्यादा जो है इफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी। चलो फिर से ये क्वेश्चन आ गया हास्याकरण का। हास्याकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? समीप के एक संग्रहालय का भ्रमण, एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई है, इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखक ज्ञात ना हो, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। इंग्लिश भी देख लो, इसमें से बताओ क्या चीजें सही होगा। तो अभी आपको पता ना, डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी होती है। आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आदिवासी लोग जो हैं एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 136। निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का कोलाज बनाना, जो हम कोलाज बनाते हैं ना, फोटोज वगैरह के भी बहुत बनाते हैं। अलग अलग संचार माध्यमों से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना तथा इनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, या फिर 3 से 4 अलग अलग अखबारों से एक खबर को इकट्ठा करो तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करो। बाद में इन अंतरों के कारणों और प्रभाव पर चर्चा करो। इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। टेलीविजन पर प्राइम टाइम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की सूची बनाओ। बिल्कुल नहीं। देखिए, बात यहां पर आलोचनात्मक सोच की हो रही है, आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है ना। तो यही तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि सबसे पहले इकट्ठा करो, फिर देखो इसका प्रसारण पृष्ठ, लेख को स्थान दो, उसकी तुलना करो, बाद में उसके कारण और प्रभाव पे चर्चा करो। तभी तो आप क्रिटिकल बता पाओगे ना चीजें। ये सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उसकी कक्षा में शामिल होंगी? तो कौन सी होंगी? भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम वॉल तैयार करना, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना, स्वयं एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना। आप बताइए। इंग्लिश भी देख लो एक बार। देखो, मैं आपको बताती हूँ। आप समझ लो कि आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर बन चुके हो। आप बच्चों को चाहते हो कि कानून बनने में लोगों की जो लोग हैं वो समझ पाए कानून के बारे में। तो इसमें से कौन सी गतिविधि होगी जिसको आप क्लास में शामिल करेंगे? तो कौन सी होगी? एक तो भारत में कानून बनने के अलग अलग आपको जो चरण होते हैं उसका थीम वॉल तैयार कर दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। उसके बाद से क्या करो, जो भी हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कैसे बना इसका उदाहरण लेकर चर्चा करो। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाओ और बस चिपका देने से क्या हो जाएगा? खत्म। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, आप स्थानांतरित कृषि, जो आपको पता ही है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहां पर झूमिंग एवं मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? यह रटने वाला क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो। मैं आपको बता देती हूं, यहां से देखिए, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में भेजा हुआ है नोट्स। ये पूछ रहा है कि ये मैप पे बताओ ना कि कौन सी कंट्री है, रटने वाला है। तो इंडिया एंड मैक्सिको राइट आंसर है।
भारत और मैक्सिको, ये हम बताएंगे बच्चों को कि देखो विश्व मानचित्र पर ये जो है इन देशों को अंकित कर देंगे, भारत और मैक्सिको को, और बताएंगे कि यहां पर झूमिंग और मिल्पा की जाती है। तो रट लो ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये देख लेते हैं। आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय बस नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है ना। तो ये क्या है, ये तो बहुत स्टीरियोटाइप सी सोच है। अगर मैं किसी को एक बार पॉइंट आउट करके बोलूं कि ये लोग तो बस नाचते ही रहते हैं, मैं एक शिक्षक हूं और मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, तो आप उसे किस संकल्पना से, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच से जोड़ेंगे। पूर्वाग्रह, भेदभाव, लेबल लगाना नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है। पहला सही है। चलो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, अभी किया ना, क्रिटिकल थिंकिंग जो है को बढ़ावा देगा। ऐसे कौन से प्रश्न हैं, तो चलो देखते हैं। किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया, तरीके ही पूछ रहा है, तो यहां से तो हो सकता है। ठीक है। बाल विवाह की हानियां क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूछोगे कि आखिर में जो बाल विवाह होते हैं इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं, 1000 क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे। बात एकदम सही है। संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता से संबंधित है, रटने वाली चीजें हैं, कभी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ा नहीं सकता है। सी गलत। कौन से कारक है जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की, ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कारक बताएगा। तो ए बी डी कहां पर है, दूसरा। तो 140 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।